तो चलो अब अगला टॉपिक है हमारा जीडीपी एट करेंट प्राइस वर्सेस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो पहली बात, इसे नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है। ठीक है, इस सीबीएसई में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है? रियल जीडीपी। तो देखो जीडीपी एट करंट प्राइसेस का मतलब क्या हो गया? करंट ईयर की प्राइसेस, जो उस साल की प्राइसेस हैं। तो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन देयर डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि भाई बेस ईयर के प्राइस, हमने एक बेस ईयर के प्राइस को डिसाइड कर लिया। मतलब सपोज अगर हम 2011 से डेटा को कंपेयर कर रहे हैं 2024 के, तो 2011 में जो भी गुड्स के प्राइसेस रहेंगे हम उसे मान के देखेंगे कि आउटपुट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? अब देखो जीडीपी एट करंट प्राइस में तो जीडीपी तो मार्केट प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़ सकती है, भले वहाँ पे नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हुए हों, भले आउटपुट का प्रोडक्शन सेम ही रहा हो, लेकिन चूंकि प्राइस बढ़ गया इस वजह से हमारा आउटपुट बढ़ गया। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में जीडीपी तभी बढ़ेगी जब इकोनॉमी में क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। यस और नो? जब आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रियल जीडीपी। हम जब लोगों की वेलफेयर को मेजर करेंगे, वेलफेयर मतलब देखो जब जॉब्स बढ़ेंगे, लोगों को जॉब्स मिलेगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, नए नए गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, तो इससे क्या होता है? लोगों का वेलफेयर होता है। तो नॉमिनल जीडीपी में चूंकि बिना आउटपुट के बढ़े भी जीडीपी बढ़ सकता है, इससे हमें वेलफेयर नहीं पता चलता है लोगों का। वेयर एज कांस्टेंट प्राइसेस में अगर जीडीपी बढ़ता है इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा होगा, वहाँ लोगों को जॉब्स मिले होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, इसलिए ये लोगों के वेलफेयर, ये मतलब जीडीपी ग्रोथ को तो मेजर करता ही करता है, लेकिन साथ में क्या करता है? वेलफेयर भी लोगों का मेजर करता है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कि हम नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में कैसे जाएं और वापस वाइस वर्सा कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो नॉमिनल जीडीपी जब भी हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ये क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दिया रहेगा। और जब आप इसी को, जब रियल जीडीपी को जब निकालना होगा तो आप क्या करोगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस और नॉमिनल जीडीपी इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो ये टॉपिक आप याद रखना, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जब हम करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस का रेशियो निकालते हैं तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि मार्केट में प्राइस लेवल का क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज़ को मेजर करने के लिए, मतलब ये इन्फ्लेशन को मेजर करने में भी हेल्प करता है। तो ये एक मार्क में क्वेश्चन आता है कि जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आप इसे बिल्कुल याद कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी जीडीपी बढ़ती है तो लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, ये हमने अभी ऊपर में भी देखा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे अगर जीडीपी बढ़ भी जाएगा तो वहाँ वेलफेयर का साइन नहीं होता है। ठीक है, अब वैसा ये किस केस में होता है, आइए इसको देखा जाए। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर जैसे अभी आप देखो, अभी अंबानी के बेटे की शादी हुई है, अब उसमें उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। क्लियर? अब अंबानी का वेल्थ अगर बढ़ता है, अगर अंबानी ने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, तो अब मैं एक और डेटा बताता हूँ कि अंबानीज हैव अराउंड 10%, जो उनके पास टोटल पैसा है वो भारत के 10% जीडीपी का है, और ये उन 2% में लोगों में आते हैं जिनके पास देश का 90% से ज़्यादा वेल्थ होता है। तो देखो अगर इस केस में अगर इन लोगों के वेल्थ में इंक्रीमेंट होता है तो ओवरऑल इंडिया के इनकम में जीडीपी में इंक्रीज देखा जाता है। बट क्या इसका मतलब समाज के हर वर्ग का उतना ही ग्रोथ हो गया है? नहीं। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि अगर किसी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल है, बराबर नहीं है, जहाँ पे गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा गैप है, तो वहाँ पे किसी एक अमीर का अगर वेल्थ इंक्रीज हुआ तो उससे सारे लोगों का इनकम वेल्थ को इंक्रीज को नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइवन देन एन इंक्रीज इन द जीडीपी विल नॉट बी अ साइन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। देखो अब जीडीपी में आपका आउटपुट बढ़ा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन आप कैसे गुड्स बना आपका, जैसे अगर प्रोड्यूसर गुड्स बना या कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन में बढ़ा, तो ये बात यही कही जा रही है कि देखो जीडीपी में कई बार क्या होता है कि जीडीपी बढ़ा तो आखिरकार कैसे गुड्स की प्रोडक्शन की वजह से बढ़ा। अगर देखो डिफेंस गुड्स, अगर हथियार ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्शन किया तो उससे तो लोगों का वेलफेयर तो होने वाला नहीं है। तो जब हम जीडीपी में जब हम इंक्रीमेंट की बात देखते हैं तो वहाँ ये भी देखना जरूरी होता है कि भाई किस तरीके के गुड्स के प्रोडक्शन ज़्यादा हुए हैं। अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस हुए तो दैट इज़ अ साइन ऑफ वेलफेयर, और अगर कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स नहीं प्रोड्यूस हुए तो दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वेलफेयर। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये तो आप जानते होंगे कि इकोनॉमी में
हम नॉन मॉनेटरी चीज़ों का कोई कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप समाज सेवा कर रहे हो, आप लोगों की भलाई कर रहे हो, तो उससे कोई इकोनॉमी में तो ट्रांजैक्शन, ट्रेडिंग गुड्स और ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं हो रहा है, तो उसको जीडीपी में कंसिडर नहीं किया जाता है। चौथा, एक्सटर्नलिटीज़। देखो, एक्सटर्नलिटीज़ एक वीवीआई टॉपिक है, ये एक वीवीआई टॉपिक है। ये कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया हुआ है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। देखो, एक्सटर्नलिटीज़ क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो एक गुड इम्पैक्ट हो और निगेटिव इम्पैक्ट हो, और उसके लिए हमें कोई प्राइस पे नहीं करनी पड़े, तो ये क्या कहलाता है? एक्सटर्नलिटीज़। और एक्सटर्नलिटीज़ हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, मतलब जहाँ पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ लेकिन हमें उसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ रही है। और एक होता है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ व्हेन देयर इज वेलफेयर ऑन द अकाउंट ऑफ सम पॉजिटिव वर्क डन इन द सोसाइटी बट वी डोंट हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए पार्क्स बनाए फ्री ऑफ कॉस्ट, हम जाते हैं, टहलते हैं, हमें कोई पैसे देने की जरूरत पड़ती है नहीं। तो ये कैसे एक्सटर्नलिटीज़ है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, जैसे देखो, फार्मर्स को देखो, फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, सेल करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन जब वो क्रॉप्स बर्न करते हैं तो उससे जो पराली, जो धुआं होता है, उससे पॉल्यूशन होता है। बट क्या इसके लिए उन्हें कोई प्राइस पे करनी पड़ती है? क्या कोई फाइन पे करना पड़ता है? क्या कोई पेनाल्टी पे करनी पड़ती है? नहीं। तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स भी समाप्त होता है। और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड आई अगेन विल रिपीट कि अगर कोई भी डाउट्स है आपको, तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना। मैं कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।